सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इसमें वैद्युत रसायन, और आज की हमारी टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आज की हेडिंग है हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है क्या है? वैसे विद्युत लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है? इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि कैसे किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। अगर हमने उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया, यानी कि कैसे कब कब हाइड्रोजन के सापेक्ष लेने पर कब वो हाइड्रोजन कैथोड होगा या कब हाइड्रोजन एनोड होगा। जब हमारा कुहापा आएगा तभी हमारा हाइड्रोजन क्या होगा? एनोड होगा। जब कुहापा नहीं होगा, कोई और होगा उसके बजाय, तो हमारा हाइड्रोजन कैसा होगा? कैथोड होगा हमेशा। अच्छा, ये तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंटली मतलब 80% चांस वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन जनरली हम कब कैथोड और एनोड मानते हैं? जब हमारा धातु गलने लगे तो वो हमारा एनोड है, और जो हमारा बनने लगे वो हमारा कैथोड है। जनरली सीधी सीधी सी बात ये है। जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कोई भी धातु लेते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण ही उसे कैथोड कहा जाता है, और सामने वाली धातु बनने लगती है। हाइड्रोजन गैस निकलने का मतलब वो हाइड्रोजन खुद बनने लगता है, और सामने वाला धातु जो है वो गलने लगता है। इसीलिए जो गलता है वो क्या है? हमारा एनोड है। लेकिन जब कुहापा आ जाते हैं या कोई और आ जाता है तो उस स्थिति में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, जबकि जो है क्या होने लगता है? वो धातु बनने लगता है अधिक मात्रा में। तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों बातें जो है अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमने ये जाना था कि कैसे कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। आज हम दूसरे तरीके में जानेंगे कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। इससे पहले की वीडियो में हमने समस्त धातुओं का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा ये हमने जो है पता कर लिया। अब आइए अगर हमने सभी धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया है तो क्या हम उसे एक क्रम से रख सकते हैं? जैसे मैं कहूँ किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव 2.85 आया, किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव 3.10 आया, किसी का जो है 1.85 आया, किसी का जो है 0.34 आया, किसी का -0.76 आया। अलग अलग ही तरीके से तो आया, अलग अलग निकाला, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमने किया और अलग अलग हमें प्राप्त हुआ। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इन सभी मानक इलेक्ट्रोड विभव को एक बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए। ध्यान दीजिए, आप चाहे बढ़ते हुए क्रम में रखिए चाहे घटते हुए क्रम में रखिए, उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है। कई किताबों एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो घटते हुए क्रम में रखा गया है, घटते हुए क्रम में। एनसीईआरटी में हम जो बता रहे हैं वो बढ़ते हुए क्रम में है। सरप्राइज के द्वारा जो बताया जा रहा है वो बढ़ते हुए क्रम में है। एनसीईआरटी में आपको घटते हुए क्रम में मिलेगा, किसी और किताब में आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, किसी और किताब में आपको घटते हुए क्रम में मिलेगा। तो चाहे बढ़ते हुए क्रम में रखिए चाहे घटते हुए क्रम में रखिए, उस क्रम से जो श्रेणी बनेगी उसी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सीधी सी बात है। एनसीईआरटी की डिफिनीशन लीजिए चाहे मेरी डिफिनीशन लीजिए, हाँ, एनसीईआरटी के तरीके से अगर हम याद करना चाहेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए मैं अपने तरीके से आप लोगों को बताता हूं जिससे याद करना आपको आसान हो जाए, जहां पे आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमारे तरीके से। तो पहले हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार विभिन्न धातुओं
एवं तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, आइए सरप्राइज के अनुसार से कुछ नहीं, हम तो भाई बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये हमारे तो चाहे जो डिफिनीशन लिखिए, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी वाला डिफिनीशन लिख लीजिए, हमारे अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सब सही है। एग्जाम में नंबर भी मिलेगा, अधिकांश जो है इसी तरीके से भाई हमें याद भी तो करना है ना, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे सरप्राइज के अनुसार जो है देखेंगे। तो अब हमने क्या किया, डिफिनीशन भी लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि वो धातुओं को लिखा जाए उनके बढ़ते हुए क्रम में। तो शुरू हो जाइए, लिखबा सर काना, लिखबा सर का ना मांगे, आलू मंजन। लिखबा सर काना मांगे आलू मंजन, कार फेरारी शिरडी को निकले शंकर पार्वती। लिखबा सर काना मांगे आलू मंजन, कार फेरारी शिरडी को निकले शंकर पार्वती। हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद कुहापा, तो ये है हमारा सीरीज जिसकी सहायता से हम जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है यहाँ पे कि इन सभी धातुओं को हमें क्या करना है, सीरियल वाइज रखना है, क्रम वाइज रखना है। तो Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, Li बना देता है। K प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके K बना देता है। Ba डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ba बना लेता है। Sr ट्रिपल प्लस तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Sr बना लेता है। Ca डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ca बना लेता है। Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na बना लेता है। Mg डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mg बना लेता है। एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Al बना लेता है। Mn डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn बना लेता है। Zn डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn बना लेता है। Ca डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ Cr है, माफ करिएगा, Cr ट्रिपल प्लस, वही मैं कंफ्यूज हो गया, Cr ट्रिपल प्लस कार फेरा दी ना, Cr बना लेता है। Fe डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe बना लेता है। Cd डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cd बना लेता है। कोबाल्ट ट्रिपल प्लस तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कोबाल्ट बना लेता है। निकिल डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकिल बना लेता है। Sn डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Sn बना लेता है। Pb डबल प्लस
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो ये तो हुआ इसका बात। अब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 गैस बना लेता है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना लेता है। यहाँ इसको मैं ब्लू से लिखना चाहूँगा। तो Hg डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Hg बनाएगा। Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag बनाता है। Pt ट्रिपल प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Pt बनाता है। और Au ट्रिपल प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Au बनाता है। तो इस तरीके से हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी शुरू हुआ। अब होता क्या है कि सबसे कम जो मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि हमारा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो घटते से बढ़ते हुए क्रम में है। तो जो सबसे कम है वो हमारा Li है, और Li का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है E0 की। तो ये E0 की वैल्यू है, और हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं प्लस माफ करिएगा माइनस 3.02। यहाँ से शुरू होता है और माइनस 3.02, माइनस 2.98, माइनस 2.95, 94, 93, 92, 91, और उसके बाद 1.1276 और यहाँ हाइड्रोजन तक आते आते ये 0.00 हो जाता है। ये 0.00 हो जाता है, और यहाँ से फिर नीचे आते आते ये प्लस 1 दशमलव कितना हो जाता है 47 हो जाता है। तो यहाँ तक ये बढ़ते हुए चले जाता है, इसको ख्याल रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक बार में पूरा लिख देते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि हमने जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के सारे मान रख दिए कि किस तरीके से ये होता है, और ये हमारा जो है बढ़ते हुए क्रम में। आप एनसीईआरटी से देख के, बुक से अपने देख के घटते हुए क्रम को भी लिख सकते हैं। हमने केवल धातुओं को लिखा है। एनसीईआरटी में धातुओं के बारे में भी चर्चा की गई है। क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन सब के बारे में भी बताया है। उनके भी मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, तो उसको भी आप जो है पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अगला है कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे हम जो दे रहे, तो इसके लक्षण अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन उपयोग हम यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 यानी कि इसका अनुप्रयोग क्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग है, सबसे पहला कौन सा, कि प्रत्येक धातु इलेक्ट्रोड जो ऊपर स्थित होता है, वह एनोड का कार्य करता है, तथा नीचे स्थित धातु इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करते हैं। पहला अनुप्रयोग ये है। क्या समझ में आया इसमें, कि जो धातु ऊपर होगा वो एनोड होगा, और जो नीचे होगा वो कैथोड होगा। अगर आपने दो इलेक्ट्रोडों को आपस में कनेक्ट करा दिया है, मान लेते हैं इस तरीके से, एक छोटा सा बना दिया, तो इस तरीके से कनेक्ट करा दिया, तो इन दोनों धातुओं में इस सीरीज में जो ऊपर होगा वो एनोड होगा, और जो नीचे होगा वो कैथोड होगा। ये बात आप समझिए, जो ऊपर होगा वो एनोड होगा और जो नीचे होगा वो कैथोड होगा। ये एकदम अच्छे से, यानी कि अगर हमने क्या किया, हमने ले लिया एल्यूमिनियम और Zn, तो एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम ऊपर है, Zn नीचे है, एल्यूमिनियम एनोड होगा और Zn क्या होगा, कैथोड होगा। बहुत ही सिंपल है। जो भी ऊपर है, दो इलेक्ट्रोडों में जो ऊपर स्थित है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हमारे अनुसार वो एनोड है, और जो नीचे स्थित होगा वो कैथोड होगा। किसी को भी पकड़ लीजिए आप, आयरन और गोल्ड को पकड़ लीजिए, तो गोल्ड हमेशा क्या होगा, सबसे नीचे है, तो गोल्ड हमेशा कैथोड होगा, और Fe हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। तो ये पहला तरीका है
जिसकी सहायता से हम जो है ये कर सकते हैं। दूसरी बात आइए देख लेते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है कि ऊपर स्थित प्रत्येक धातु नीचे स्थित धातु लवण के जली विलयन से नीचे जली विलयन से धातु को विस्थापित कर देती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अनुप्रयोग इसका सब इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बात हुआ, इसमें क्या कहा गया कि ऊपर स्थित प्रत्येक धातु, जो धातु ऊपर स्थित होगा उसके नीचे जो स्थित धातु लवण होगा, उस धातु लवण में से उस धातु को क्या कर देगा, अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट का एक जली विलयन मान लेते हैं। अब इस कॉपर सल्फेट के जली विलयन में अगर हमने Zn डाल दिया, अगर हमने क्या कर दिया, Zn डाल दिया, तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो नीचे है और Zn कहाँ है, Zn देखिए, ये देखिए ऊपर है। तो ये Zn क्या करेगा, वो कॉपर को बाहर कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। कॉपर को बाहर कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूँ। देखिए ये जितने जादूगर लोग जादू दिखाते हैं वो सब जो है केमिकल रिएक्शन पर ही डिपेंड होता है। जादू का स्टेज लग गया है, एक जादू आया, हाथ में उसके जादुई छड़ी, उसने क्या कहा, ये मेरी जादुई छड़ी है, बड़ा बढ़िया उस पर डेंट पेंट करके रखा हुआ था, हाथ में छड़ी लिए रहता है, तो उसकी जादुई छड़ी होगी। अब उसने क्या किया, तो सामने सब लोग बैठे हुए, उसने इशारा किया तो एक कांच के बर्तन में नीले रंग का पानी आ गया। कांच के बर्तन में नीले रंग का पानी आ गया। सब लोग देख रहे हैं, कांच पारदर्शी होता है तो उसमें दिख रहा है नीले रंग का पानी आया, सामने उसके रखा, उसने हाथ में छड़ी लिया, ऐसे ऐसे जादू मंत्र फूंक के उस पानी में उसने छड़ी को डाल के गोल गोल घुमा दिया। जैसे ही उसने छड़ी घुमाया तो सबने क्या देखा, वो जो नीला रंग था वो सब गायब हो गया, वो नीला रंग गायब हो गया और पानी एकदम पानी की तरह हो गया था, बिना रंगहीन। तो सब ताली बजाने लगे कि अरे वाह, ये कैसे हो गया, रंग गायब हो गया। एक्चुअली में उसके पीछे केमिस्ट्री का लॉजिक है। वो छड़ी जो थी, वो जो छड़ थी वो लोहे की थी, लोहा यानी Fe आयरन, और जो नीला रंग का पानी था वो कॉपर सल्फेट का जली विलयन होता है जो नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का जली विलयन जो नीले रंग का होता है, उसमें उसने छड़ डुबोया लोहे का, तो लोहा क्या करेगा उस विलयन से, चूंकि अब रिएक्ट हो रहा है, देखिए Fe ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे है, तो Fe क्या करेगा, उस कॉपर को धकेल के बाहर कर देगा और उसकी जगह आ जाएगा। और जब कॉपर बाहर हो जाएगा तो ये जो FeSO4 है ये अब रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं है, और कॉपर भी हमारा जो है रंगहीन। कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो गया, गायब हो गया। जैसे ही उसने छड़ बाहर निकाला तो अब पानी फिर से रिएक्ट कर रहा है कॉपर से, और कॉपर से कॉपर SO4 बन गया। छड़ी निकालते ही धीरे धीरे वापस नीला रंग आ गया और विलयन फिर से नीला हो गया। तो ये लॉजिक था, ये जादू था, और इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होगा, इसको डुबो, इसको डालने को वो जो है हो जाएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन इसमें जो है काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। जैसे कैसा कहा जाएगा कि क्या कारण है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट, या फिर हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्या एक क्वेश्चन बनता है, क्या कारण है
कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे पर कॉपर जमा होने लगता है, जमा होने लगता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे पर क्या जमा होने लगता है, कॉपर जमा होने लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजन वही है, लोहा जो है ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो कॉपर से कॉपर सल्फेट, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर इसमें कैसा है, कॉपर डबल प्लस है। तो ये कॉपर जो है लोहे से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाने लगता है, कॉपर बनाने लगता है, और कॉपर जाके कील पर जमा होने लगता है। कॉपर पर जमा होने, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कॉपर होगा वो नीचे है, और कॉपर नीचे होने से वो किसका कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करेगा। और कैथोड का कार्य क्या है कि विलयन से कॉपर को निकाल कर कॉपर की मात्रा को क्या कर देना, बढ़ा देना। कॉपर बढ़ जाएगा, वो बनने लगेगा, बनने वाली अभिक्रिया, तो ये बन जाता है। यहाँ पे नंबर 3 टॉपिक आता है। नंबर तीसरी टॉपिक क्या है कि ऊपर स्थित, देखिए ऊपर स्थित धातुओं का सदैव ऑक्सीकरण होता है। हालांकि ये उसी लॉजिक पर है, भाई एनोड है तो ऑक्सीकरण होगा, तथा नीचे स्थित धातुओं का अपचयन होना आवश्यक है। मतलब ऊपर जो होगा उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए, और नीचे वाले का क्या होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो अभिक्रिया क्या होगी, गलत होगी, वो रिएक्शन हमारा गलत है। जैसे हमने क्या कर दिया, एक रिएक्शन लिख लेते हैं, Na प्लस लिख लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम, Pb डबल प्लस की बात कर लेते हैं, 2Na प्लस Pb मान लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन सही है, क्या ये रिएक्शन सही है? देखिए Na से Na प्लस ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होगा तो ये एनोड का कार्य करेगा, और Pb डबल प्लस से Pb यानी अपचयन हो रहा है, और अपचयन हो रहा है तो ये किसका कार्य करेगा, कैथोड का। क्या Na Pb से ऊपर है, क्या Na, हाँ ऊपर है, Na यहाँ है, Pb यहाँ है, तो Na Pb से ऊपर है, इसका मतलब ये रिएक्शन सही है। Na का ऑक्सीकरण होना चाहिए, Pb का अपचयन होना चाहिए, रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस तरीके की अभिक्रिया, जैसे Ag प्लस Al ट्रिपल प्लस से Ag प्लस Al बना, यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं, क्या ये रिएक्शन सही है? तो अगर हम इसकी बात करें तो Ag से Ag प्लस यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण किसका होता है, एनोड का, यानी Ag को एनोड होना चाहिए, और एल्युमिनियम का प्लस 3 से 0 हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब ये क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। तो क्या Ag एनोड और Al कैथोड हो सकता है? नहीं, Ag तो नीचे है ना, Ag ये रहा, एल्युमिनियम ये रहा, तो एल्युमिनियम का एनोड होना चाहिए, Ag को कैथोड होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन गलत है। तो रिएक्शन की पहचान अभिक्रिया संपन्न होगी, अभिक्रिया संपन्न होगी अथवा नहीं, इसकी भी पहचान कौन करता है, विद्युत रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे पर टेक केयर, ऑल द बेस्ट।